तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, जो कि हमने कल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 के कितने सबसेक्शन थे? 5 सबसेक्शन थे, याद आ रहा है? मैंने बोला था कभी नहीं भूलोगे। 5 सेक्शन थे। कौन कौन से थे? सबसेक्शन 1 फॉरवर्ड चार्ज, सबसेक्शन 2 जिसमें मना किया है पेट्रोल ये वो, ठीक है, पेट्रोलियम या एविएशन फ्यूल है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। 3rd, 4th और 5th जो सबसेक्शन है वो क्या है? रिवर्स चार्ज का। 5th था जिसमें हमने ई कॉमर्स का है। 3rd और 4th में मैंने बताया था कि 3rd में कुछ गुड्स और सर्विस बताई हैं और 4th में रजिस्टर्ड पर्सन और कुछ गुड्स एंड सर्विस बताई हैं। 4 हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा भी क्या चल रहा है? सेक्शन 9 का 3rd सबसेक्शन, ठीक है। उसमें कल एक मैंने सर्विस बताई थी, कौन सी? डायरेक्टर ने अगर किसी कंपनी को सर्विस दी है, ठीक है, उसमें रिवर्स चार्ज लगता है। याद है ना? वो बहुत यूज़ होती है वो वैसे, ठीक है, लोग पूछते भी बहुत हैं उसके बारे में। आज जो है, अमित मेरे को ध्यान दो, उस पर मत ध्यान दो तुम। आज जो है वो है हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उस पर रेट क्या लगता है, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि उसको कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए। पहले भी तुम्हें पता था कि कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। कंसाइनमेंट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो माल पहुंचाने के लिए दे रहा है, चाहे वो सेलर भी हो सकता है, परचेजर भी हो सकता है, वो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र किसको कर रहा है? जीटीए को, ठीक है। तो कंसाइनमेंट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है जीटीए को। अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं आ रहा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो यानी कंसाइनमेंट नोट होना जरूरी है, तभी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आरसीएम आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो जीटीए में हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि कंसाइनमेंट नोट आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरी बात, कंसाइनमेंट नोट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सीरियल नंबर, उस पर सीरियल नंबर होना चाहिए, कंसाइनी का नाम, कंसाइनर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज, यानी जो ये जो ट्रांसपोर्टर है ना गुड्स का, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जीएसटी का नंबर होता है एक, तो वो होना चाहिए उसमें कंसाइनमेंट नोट में। गुड्स की डिटेल होनी चाहिए कि क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम। और 2 चीज़ें और होती हैं, वो होती है कि गुड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कंसाइनमेंट नोट वैलिड है, ठीक है। तो 2 कंडीशन पढ़ ली, एक तो कंसाइनमेंट नोट होना चाहिए और कंसाइनमेंट नोट के अंदर होना क्या चाहिए? ये 5-6 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हमसे कई बार पूछा जाता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है हमारी, कंसाइनमेंट नोट का कोई फॉर्मेट दे दो। मैं जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना वो ये पूछा जाता है। हमने याद करने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा यहाँ है, कई बार हमसे कहा जाता है कि मेरे कई बार क्लाइंट आते हैं जो जीटीए की सर्विस में डील करते हैं, वो कहते हैं हमें ना कंसाइनमेंट नोट का फॉर्मेट चाहिए। तो जब भी हमें फॉर्मेट देना है तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो हम गलत फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है सचिन? हमें ये सारी चीज़ें देनी होंगी। एक तो कंसाइनमेंट नोट वो देगा और ये फॉर्मेट में होना चाहिए। एक और कंडीशन ये है कि जीटीए अगर सर्विस दे रहा है उस आदमी को जो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। ऐसा हो सकता है, कैसे? क्या होता है कि जीटीए का रेसिपिएंट 2 हो सकते हैं, एक तो जिसने माल भेजना है और जिसने माल रिसीव करना है, दोनों हो सकते हैं रेसिपिएंट। यानी मैं अगर गुड्स बनाता हूँ तो अगर मैं ये कहता हूँ अपने बायर से कि तुझे माल उठवाना है, तो इस केस में बायर बुक करेगा जीटीए को, तो रेसिपिएंट कौन हो गया? बायर हो गया। बट अगर मैंने ये अपना कंडीशन रखी बायर से कि मैं ही पहुँचाऊँगा, तो इस केस में जीटीए का कस्टमर कौन है? मैं, यानी रेसिपिएंट कौन है? मैं। तो रेसिपिएंट तो कोई भी हो सकते हैं, जीटीए के रेसिपिएंट दोनों हो सकते हैं। तो अगर दोनों रेसिपिएंट में से, मतलब एक रेसिपिएंट होगा, दोनों तो होंगे नहीं रेसिपिएंट, यानी जिसको वो सर्विस दे रहा है या तो वो सेलर को दे रहा है या बायर को दे रहा है। तो अगर कोई भी रेसिपिएंट जिसको वो सर्विस दे रहा है, चाहे बायर सेलर, वो इंडिया में नहीं रहता, यानी टैक्सेबल टेरिटरी भी नहीं है, तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। समझ गए बात को? तो अगर रेसिपिएंट हमारा नहीं है वो, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा।
तो भी मतलब आप ये कहना तो चाह भी रहे हो कि बंदा मतलब आउट ऑफ इंडिया का है। आउट ऑफ कंट्री का बिजनेसमैन है, हाँ। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री का कोई बिजनेसमैन है, उसने जीटीए को हायर किया कि भाई माल यहाँ से वहाँ पहुँचा दियो, कस्टम क्लियरेंस से उठा के तुझे पहुँचाना है कहाँ पे, कहीं हरियाणा वगैरह, तो वो सर्विस किसको दे रहा है, आउट ऑफ कंट्री के बिजनेसमैन को, तो इस केस में जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, जीटीए देगा फॉरवर्ड चार्ज। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब एक चीज़ और कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो एजेंट है उसके पीछे एजेंट नाम ले जोड़ो, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट होना चाहिए वो। अब ये केस कुछ ऐसे आते हैं जैसे गुड्स का वो ट्रांसपोर्टर तो है बट एजेंट नहीं है, मतलब वो खुद ट्रक खरीदता है और उसको किसी और को दे देता है। समझ लो मैं ट्रक खुद चलाता हूँ और कोई मेरे को मांगता है कि भैया मेरे को किराए पे दे दो, तो मैं उनको किराए पे दे देता हूँ, बट मैं जीटीए नहीं हूँ, तो उन केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कैसे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कोई दुकान वाला है, उसने कहा मेरा ड्राइवर है यहाँ पे, मेरा ट्रक हो गया ख़राब, तुम सिर्फ ट्रक भिजवा दो मुझे, तो ये जो सर्विस है इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है। एजेंसी यानी एजेंट होना चाहिए वहाँ पे जो ट्रक चला रहा है, यानी तुम खुद ही चला रहे हो अगर ओनर होके, तो जीटीए में रिवर्स चार्ज नहीं लगता। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है हमेशा। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है और हमारा इनपुट बहुत कम आता है, परचेजेस कुछ होती नहीं है, अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, हमारा इनपुट बहुत कम आता है, परचेजेस नहीं होती, इन सभी केसेस में हम चाहें तो विदाउट आईटीसी 5% का रेट चूज कर सकते हैं। किसमें? फॉरवर्ड चार्ज में। वैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट लगता है किस पे? जीटीए पे, यानी रिवर्स चार्ज तो बाय डिफॉल्ट है ही। अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो जीटीए की और किसको दे रहे हो, फैक्ट्री को या जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी को भी, जो भी रेसिपिएंट है, और अगर आप सर्विस देते हो तो आरसीएम तो बाय डिफॉल्ट है। आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप ये चूज़ कर सकते हो, 15 मार्च तक आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है अगले साल के लिए। अगर 22-23 के लिए हमें डिसाइड करना है कि नहीं, हम आरसीएम में नहीं जाना चाहते, हम खुद टैक्स जमा कराएंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आरसीएम भी होता है और एफसीएम भी। पहले सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया था कोई, सरकार ने कहा क्योंकि कई लोगों के पास में जो गुड जीटीए होते हैं उनके पास बहुत सारा इनपुट इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, वो इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते आरसीएम के, वो चाहते हैं कि हम खुद ही अपनी जीएसटी की कैलकुलेशन करें और खुद ही जमा कराएं, खुद ही कैलकुलेशन करें और खुद ही जमा कराएं। हम नहीं चाहते आरसीएम में जाएं हम, बिकॉज हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमें पंगा पड़ना पड़ता है कि यार जमा करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया, कहा कि आप चाहो तो 15 मार्च को अगले साल के लिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि आप आरसीएम में मत जाके फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ। तो 23-24 के लिए कब सेलेक्ट किया होगा? 15 मार्च 2023 में ही, ठीक है। तो जिसने सेलेक्ट किया होगा ऑनलाइन पोर्टल पे गया होगा और सिलेक्शन कर दिया होगा कि हम अब फॉरवर्ड चार्ज में जाएंगे 23-24 में। जैसे ही सिलेक्ट कर लेगा, अब उसके पास दो ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज के, एक तो 5% का रेट और एक 12% का रेट। 5% का रेट और एक 12%। सचिन समझ रहे हो ना? जीटी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? आरसीएम। आरसीएम पे फिक्स है 5% रेट, जो भी आपका टैक्स आरसीएम में जमा कराएगा 5% का टैक्स जमा करा देगा। जीटी के पास एक और ऑप्शन आ गया, कौन सा? एफसीएम। उसके लिए ऑप्शन चूज करना है। अब जीटी के पास दो ऑप्शन आ गए, और एक तो 5% का रेट और एक 12% का रेट, ठीक है। 5% का रेट अगर चूज करते हो तो आईटीसी नहीं ले सकते, आपके पास परचेज कम होती है। और अगर आप 12% का रेट चूज करते हो तो आप आईटीसी ले सकते हो। समझ रहे हो? तो यानी वो लोग कौन होंगे जो आईटीसी लेंगे, जो 12% का रेट चूज करेंगे? जिनके पास बहुत परचेजेस होती हैं, या वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं और मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं
और उनके पास बिल्स आते हैं, समझ रहे हो? तो 5 और 12% का आ गया फॉरवर्ड चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में एक ही रेट है, कौन सा? 5%। तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्शन कब चूज करना है? 15 मार्च को, नेक्स्ट ईयर के लिए। समझ गए? तो जीटीए का ये मेन मुद्दा है रेट का, लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एग्जम्पशन, कि जीटीए कौन कौन सी सर्विसेज में टैक्सेबल नहीं होगा। जीटीए कौन कौन सी सर्विस में टैक्सेबल नहीं होगा? सबसे पहली सर्विस है अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्या भिजवा रहा है वो? एग्रीकल्चर का काम है, ठीक है। या जीटीए के पास ट्रक नहीं है, 3 व्हीलर है, यानी तुम अगर गुड्स का ट्रांसपोर्ट तो करते हो, मगर किस में करते हो? 3 व्हीलर या 2 व्हीलर या ट्रैक्टर, ठीक है। अगर इन चीज़ों में करते हो तो तुम जीटीए नहीं माने जाओगे, चाहे कंसाइनमेंट नोट भी इशू करते हो, ठीक है। यानी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बट जीटीए तभी माने जाओगे अगर तुम एक्चुअली में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट हो। 3 व्हीलर वाले या वो नहीं आते, या बैलगाड़ी वाले, बैलगाड़ी में भी अगर तुम सामान ले जा रहे हो और सर्विस दे रहे हो तो भी आप जीटीए में नहीं करोगे, समझ रहे हो? हाँ, 4 व्हीलर कह लो, 4 व्हीलर या हैवी व्हीकल होना चाहिए, जो भी हैवी, हाँ मतलब ट्रक कह सकते हो उसको। एक और बात, एक और एग्जम्पशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखनी है, ज़्यादातर इसके ऊपर क्वेरीज आती हैं। जीटीए अगर ले जा रहा है कोई पैकेट जिसकी वैल्यू सिर्फ 1500 रुपये है या 1500 से कम है, तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। यानी तुमने अगर कोई सामान भिजवाया यहाँ से वहाँ और उसकी 1500 से कम की वैल्यू है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, उसके लिए तुम रेसिपिएंट हो और तुम रजिस्टर्ड होने चाहिए, चाहे फैक्ट्री में, चाहे कंपनी लॉ में, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म में, कोई भी फॉर्म, कोई ऐसे एक्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो रेसिपिएंट हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हाँ, अगर वो 1500 से नीचे का आइटम वैल्यू है तो आप पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो ये एग्जम्पशन आ गई। दूसरी एग्जम्पशन, आपने क्या सोचा 1500 से नीचे है तो आपने छोटे छोटे अमाउंट के बना लिए, हो सकता है। अगर आप 1500 से नीचे रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 4-5 आइटम बना लोगे और 250, 500 रुपये के बना लोगे, यही करोगे। तो सरकार ने कहा कि अगर सबकी वैल्यू 750 से ऊपर है, या तो एक हो गई 1500 से ऊपर, एक आइटम 1500 से ऊपर, या आपने उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया तो 750 से ऊपर सबकी वैल्यू टोटल। तो अगर उससे कम है, 750 से नीचे है सबकी वैल्यू, तो आपका जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर एक ही पैकेट है और उसकी वैल्यू 1500 से नीचे है तो जीएसटी नहीं लगेगा। समझ आया? ये समझ आया ना? इंपॉर्टेंट है ये। एक तो रेट इंपॉर्टेंट है इस पूरी जीटीए की उसमें, और एक ये वाला कि एग्जामिशन मिलेगी कैसे, कि छोटे आइटम्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन पे नहीं लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर या मैगज़ीन ले जा रहा है कोई ट्रांसपोर्टर, बट वो न्यूज़पेपर मैगज़ीन रजिस्टर्ड होनी चाहिए न्यूज़पेपर एक्ट में, ठीक है। न्यूज़पेपर मैगज़ीन भी ऐसी वैसी नहीं होती हैं, मैगज़ीन कई बार ऐसी होती हैं जो रजिस्टर्ड हैं न्यूज़पेपर ऑफिस में, ठीक है। अगर वैसी छपी हुई मैगज़ीन है या पोस्टर्स हैं तो लगेगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर मैगज़ीन लेके जा रहा है वो, अगर वो न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड है, ठीक है। रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस मटेरियल है, ये वो है। सरकारी विभाग को दे रहा है कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, लोकल अथॉरिटी का ऑफिस है, जीटीए की सर्विस जा रही है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिपिएंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो एक और है एग्जम्पशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर जीटीए ने दिया, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप अगर रेसिपिएंट हो और आप फैक्ट्री में हो, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी रजिस्टर्ड हो, या जीएसटी रजिस्टर्ड हो, या सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनमें से कुछ भी हो तो आपको आरसीएम में लगेगा। बट आप इनमें से कुछ नहीं हो और अनरजिस्टर्ड बंदे हो, यानी नॉर्मल आदमी हो, आम आदमी हो, तो इन केसेस में अगर जीटीए आम आदमी को सर्विस देता है, चाहे वो कितने ही अमाउंट का हो, वो सारा एग्जम्पशन होता है। समझ रहे हो बात को? यानी सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा वो। मैं अगर 1 लाख का माल भी यहाँ से वहाँ पहुँचाऊँ, बिकॉज मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ,
तो ना तो RCM लगेगा ना FCM लगेगा। तो सब दोनों में से एक तो हुआ ना, दोनों में से एक तो हुआ। देखो अगर रजिस्टर्ड GTA को हायर करता है अनरजिस्टर्ड को देने के लिए, तो रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। अब अगर अनरजिस्टर्ड हायर कर रहा है GTA को, वहां से माल उठा के लिया दुकान से, तो दुकान तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ही हो सकती है, बट रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो याद रखना है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर GTA कोई सर्विस देता है तो वो दोनों से ही एग्जम्प्ट है, RCM भी और FCM भी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये बहुत बड़ा हमारा कई दिनों तक ये चर्चा चली थी कि अगर मैं एक GTA हूं और मैं किसी और GTA को सिर्फ ट्रक दे रहा हूं हायर पे, मैं सिर्फ ट्रक दे रहा हूं हायर पे, ना कि सर्विसेज दे रहा हूं, तो उन केसेस में भी ये एग्जेम्प्ट सर्विस होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं GTA हूं और मैं किसी और GTA को सिर्फ ट्रक हायर पे दे रहा हूं, तो भी ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ना तो इस पे RCM लगेगा ना FCM लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? GTA की सर्विस मुझे ऐसा लगता है कुछ महीनों तो नहीं भूलोगे।